हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वाल्वा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गुड कंडक्टर डिक्रीजेस, हाउ डज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर चेंज। कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज कर दें तो रिलैक्सेशन टाइम में क्या असर पड़ेगा। देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक ये कंटेनर है, ठीक है। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रैंडम मोशन में है, और यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो कि रैंडम मोशन में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये भी एक रैंडम मोशन में। ये जो इलेक्ट्रॉन आया, ये आएगा, इसको हिट करेगा, और हिट करने के बाद इसे हिट करता है। मतलब पहले ये इसको हिट करता है और उसको हिट करने के बाद इसे हिट करता है। तो ये पहला कोलिजन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा कोलिजन हुआ। तो पहले कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जितना टाइम लग रहा है उस टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब कह रहे हैं कि टेम्परेचर को अगर हम घटा दें तो रिलैक्सेशन टाइम पे क्या असर पड़ेगा। अब जरा समझो, अगर हम टेम्परेचर घटा देंगे तो जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटे, काइनेटिक एनर्जी इसकी घट जाएगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी तो यहां से यहां तक पहुंचने में और यहां से यहां तक पहुंचने में, जब ये यहाँ कोलाइड करेगा और यहाँ कोलाइड करेगा उसके बाद, तो इस टाइम मतलब इसमें जो इस प्रोसेस में जो टाइम है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। और जो ये टाइम लग रहा था इसी को कहते हम क्या, रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर हमने टेम्परेचर को घटा दिया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन यही पूछ रखा था कि अगर हमने टेम्परेचर, गुड कंडक्टर के टेम्परेचर को अगर हमने घटा दिया तो रिलैक्सेशन टाइम पे क्या असर पड़ेगा या किस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को घटा देंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा बेटे, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the potential difference applied across a conductor is increased to 2v, how will the drift velocity of the electron changes। देखो क्या कह रहे हैं कि अगर हमने ड्रिफ्ट पोटेंशियल को v से 2v बना दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, ई टॉ अपॉन एम। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये कैपिटल ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिलैक्सेशन टाइम और ये मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो ई है इसको इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, वी बाई एल लिख सकता हूँ। तो लिख देता हूँ ई वी टॉ, या इस टॉ को आगे लिख लेते हैं, एम को यहाँ लिख देते हैं, ई की जगह क्या लिख देते हैं, वी बाई एल। अगर आप देखोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है वेलोसिटी ये पोटेंशियल के, ठीक है। तो अगर हमने इसको डबल कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, डबल। तो अगर हम पोटेंशियल को बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि अगर हमने पोटेंशियल को v से 2v कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा, क्या चेंज आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वन कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। देखो कह रहे हैं कि करंट सेल से मैक्सिमम करंट ड्रॉ हो उसके लिए एक कंडीशन बतानी। तो देखो मैक्सिमम करंट क्या है, पहले देखो हमें पता है कि I इज इक्वल्स टू क्या होता है, E अपॉन R प्लस स्मॉल आर। यहाँ पे E क्या है, R क्या है, कैपिटल R क्या है, स्मॉल r क्या है। देखो ये हमारा कैपिटल रेजिस्टेंस है, ये हमारा EMF हो गया जिसको हमने E लिखा हुआ है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। पूछ रहे कि भैया इससे मैक्सिमम करंट आनी चाहिए उसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो हम R, कैपिटल R की वैल्यू को क्या मान लेंगे, 0 मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि स्मॉल r को तो नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि ये बैटरी पे डिपेंडेंट है, तो स्मॉल r को तो हम 0 नहीं मान सकते, कैपिटल R को 0 मान लेंगे। तो I इज इक्वल्स टू E अपॉन R। ये जो करंट होगी यही करंट होगी मैक्सिमम करंट। क्या होगी बेटे, मैक्सिमम करंट। और यही पूछा हुआ था कि मैक्सिमम करंट आने की क्या कंडीशन होगी, मैक्सिमम करंट के लिए क्या कंडीशन होगी। तो मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन होगी कि हम मान लेते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, 0 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वायर
is stretched to double of its length, how will be the what will be the new resistivity। कह रहे हैं कि अगर हमने लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो, रेजिस्टिविटी सिर्फ दो ही फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, एक टेम्परेचर पे और दूसरा नेचर पे। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटे, रेजिस्टिविटी सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, एक होता है नेचर और दूसरा होता है टेम्परेचर। अगर हमने नेचर को बदला या टेम्परेचर को बदला तभी जाके रेजिस्टिविटी पे असर पड़ेगा। और यहाँ पे तो कह रहे हैं कि लेंथ को क्या किया, डबल कर दिया, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटे, सेम रहेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर और नेचर पे। तो ना ही यहाँ पे नेचर बदला, ना ही यहाँ पे टेम्परेचर बदला, इसलिए रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टू वायर्स ए एंड बी आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम मेटल। ठीक है, आपके पास दो वायर्स हैं जो कि सेम मेटल के हैं, ठीक है, और सेम लेंथ है इनकी। क्या है बेटा, सेम लेंथ है और सेम क्या है, मेटल के बने हुए। हैव देयर एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इनके एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेशियो है वो कितना है, 2:1 है। ठीक है, इफ द सेम पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस ईच वायर इन टर्न, मतलब अगर हमने इन दोनों वायर्स के अक्रॉस सेम पोटेंशियल अप्लाई किया, पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस क्या है, सेम है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ करंट इन ए और बी। ए और बी के अक्रॉस हमें करंट पूछा गया। तो देखो ये हमारे पास एक वायर है, ये इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, एक ये दूसरा वायर है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसको हमने V पोटेंशियल के साथ अप्लाई किया हुआ, इसका पोटेंशियल कितना लगा दिया, इसका भी V हो गया, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। अच्छा, एरियाज में चेंजेस हैं इसलिए इनके रेजिस्टेंस में क्या होगा, चेंज आएगा। तो रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अच्छा A1 को अगर मैं यहाँ से, अगर मैं A1 को 2A मान लूं और A2 को क्या मान लूं बेटा, A2 को मान लेता हूँ A। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2:1 का रेशियो हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू क्या आएगी, रो L बाई 2A, R2 की वैल्यू क्या आएगी बेटे, रो L बाई A। ठीक है, पोटेंशियल दोनों का क्या है, सेम है, पोटेंशियल क्या है, सेम है। करंट पूछा गया है, करंट का रेशियो पूछा गया, तो I1 में कितनी करंट होगी, V बाई R1। अच्छा, I2 में करंट कितनी होगी, V बाई R2। इनका रेशियो लेंगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा, ये R2 ऊपर चला जाएगा, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। R2 कितना है, रख लेते हैं रो L बाई A, और R1 कितना है, रो L बाई 2A। ये रो L से रो L कैंसिल हो जाएगा, ये A से ये A कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 चला जाएगा कहाँ बेटे, ऊपर चला जाएगा। तो जो करंट है, करंट का रेशियो क्या आएगा बेटा, करंट का रेशियो I1 और I2 का रेशियो क्या आएगा बेटे, 2/1 या फिर 2:1। ठीक है, तो इसमें यही पूछा था कि अगर हमारे पास दो वायर्स हैं सेम मटेरियल के, सेम लेंथ के, और इनको सेम पोटेंशियल के अक्रॉस अगर हम कनेक्ट कर दें तो जो करंट है उसका रेशियो कितना आएगा दोनों में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, determine the potential drop across the resistor R1 in the circuit given below। ठीक है, पहले सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा सर्किट डायग्राम, लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पे बना भी देता हूँ सर्किट डायग्राम को। तो ये हमारे पास डायग्राम है, क्या रहा है, डिटरमाइन द पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1। R1 के अक्रॉस हमें पोटेंशियल पूछा गया है, मतलब इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल पूछा है। तब उसके लिए देखो अभी पहले क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में, इनका कितना हो जाएगा, 15 ओम। ये 15 ओम और ये 10 ओम आपस में कैसे हैं, ये दोनों हैं पैरेलल में, तो इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10। इंटू 10, ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/R इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 15 इंटू 10 हो जाएगा। 5 से कट करते हैं,
तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम। ठीक है, इन दोनों का ये पूरा जो पैरेलल वाला है इनका रेजिस्टेंस कितना आ गया 6 ओम। जो ये 6 ओम है, ये जो 6 ओम है वो और ये जो 18 ओम है आपस में कैसे हैं, आपस में सीरीज में। तो आर नेट कैसे आ जाएगा, आर नेट ये जो 6 ओम है वो क्या है, वो इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम। ठीक है, इस पूरे का। और 10 ओम सॉरी 18 ओम साथ में क्या है, साथ में पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 6 प्लस 18 कितना हो गया 24 ओम। ठीक है, हमारे पास इस पूरे जो सर्किट है इसका रेजिस्टेंस मिल गया। अब इसमें करंट निकालते हैं। तो E इज इक्वल्स टू आई आर होता है, I इज इक्वल्स टू आर नेट। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी E अपॉन आर नेट। E कितना गिवन है बेटे, E गिवन है हमें 60 वोल्ट। कितना गिवन है 60 वोल्ट, 60 वोल्ट गिवन है। आर नेट कितना है 24। ठीक है, 6 से काटो से तो कितना हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 10, 2 से काटते हैं तो 2 और ये हो गया 5। तो करंट कितनी हो गई बेटे 5/2 एम्पियर की। ठीक है, इस पूरे सीरीज में या इस पूरे सर्किट में करंट कितने की फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है 5/2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है इसमें, इस नेटवर्क में। ठीक है, अब हमें पूछा गया कि इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूछा गया। देखो यहां से करंट निकली है 5/2 की, 5/2 की निकली, वो करंट गई, वही करंट गई, वही करंट इसमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फाइनली वही करंट आएगी, वही करंट यहाँ पे मिलेगी और यही 5/2 इसके अक्रॉस भी जाएगी। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल पूछा गया है V, और इसके अक्रॉस हमें मतलब इसके थ्रू हमें करंट पता है कि 5/2 एम्पियर की है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर लगा लेते हैं। तो V कितना है फाइंड करना है, I कितना है 5/2, R कितना था 18, 2 से कट करो तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 वोल्ट। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है बेटे 45 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a set of n identical resistor each of resistance r ohm when connected in series have effective resistance x। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या रहा है बेटे कि हमारे पास n रेजिस्टर्स हैं, इस तरीके से n रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, सबका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, इनको इस तरीके से सीरीज में लगाया तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, इनका नेट रेजिस्टेंस आ रहा है x। ठीक है, तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा x, और x की वैल्यू कितनी होगी R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस कब तक NR। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है when the resistors are connected in parallel the effective resistance is y। कह रहे हैं कि जब इन्हीं रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में लगा दिया, एक रेजिस्टर, दो रेजिस्टर, और इस तरीके से अगर हमने n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को कैसे लगाया पैरेलल में लगा दिया तो उनका रेजिस्टेंस कितना आ गया, किसके बराबर आ गया y के बराबर। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे जब हम करेंगे तो क्या करेंगे 1/r, इस तरीके से करेंगे ना 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कब तक करते जाएंगे जब तक n नंबर्स ना हो जाए, कितना ना हो जाए n/r तक ना हो जाए। ठीक है, तो ये था 1/y, इन सबको जोड़ेंगे तो 1/y की वैल्यू क्या हो जाएगी n/r, r की वैल्यू y की वैल्यू क्या हो जाएगी r/n। ठीक है, तो ये पैरेलल में हो गया और ये सीरीज में हो गया। अब आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, आगे कह रहे हैं फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन r x एंड y, r x और y के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर देते हैं, y को डिवाइड कर देते हैं x से, y कितना था nr, और सॉरी x कितना था nr, y कितना है r/n, ये n को ऊपर भेज देते हैं तो y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू x/y इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, और ये r से r कैंसिल हो जाएगा, मतलब n स्क्वायर आ जाएगा, ये y इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर y। ठीक है, ये आ गया n और y के बीच में रिलेशन। ठीक है,
ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बोल रखा है कि वाई आर और सॉरी एक्स वाई और आर का रिलेशन भी पूछा गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से एन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर बाई वाई। इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो एक्स इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू कितनी थी, आर बाई वाई इंटू आर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये इसको साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और हमें पूछा यही रिलेशन था, एक्स वाई और आर के बीच में रिलेशन पूछा था। ठीक है, यही तो पूछा हुआ है क्वेश्चन में। देखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर एक्स एंड वाई। हमने आर एक्स और वाई के बीच में भी रिलेशन फाइंड कर दिया, और एक्स वाई और एन के बीच में भी हमने रिलेशन फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ। कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा अगर हमने लेंथ को स्ट्रेच करके, स्ट्रेच क्या करके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। क्या कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा अगर हमने लेंथ को स्ट्रेच करके डबल कर दिया। क्या किया, लेंथ को वायर को पकड़ा और इस तरीके से स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करके इसकी लंबाई को क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले तो हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। क्या आता है, रो एल बाई ए आता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो जब हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो एरिया में भी तो असर पड़ेगा। अगर मैं इस वायर को ऐसे वायर को पकड़ के खींचता हूं, अगर इसको और खींचता हूं तो क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया, ये क्या होता जाएगा, ये कम होता जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितना कम होता जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ऊपर भी एल से नीचे भी एल से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो आर इज इक्वल टू क्या जाएगा, रो एल स्क्वायर बाई ए एल। ए एल क्या होता है बेटे, ए एल होता है वॉल्यूम वी। तो मैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई वी, एल स्क्वायर बाई वी। ठीक है, ये लिख लेता हूं। अब क्या होगा कि जब हम इस वायर को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच इस तरीके से करेंगे, तो इसका लेंथ तो बढ़ जाएगा, एरिया तो घट जाएगा, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। और रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी। क्यों रहेगी रेजिस्टिविटी भी सेम, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस चीज पे बेटे, नेचर पे और मटेरियल पे। तो ना ही हमने मटेरियल चेंज किया, ना ही हमने नेचर चेंज किया, तो मटेरियल भी सेम है, नेचर भी सेम है, तो ये दोनों टर्म्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये मैं R1 लिख देता हूँ, और R2 की वैल्यू क्या जाएगी, रो V 2L का स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो ये रो वी से, रो बाई वी से, रो बाई वी से कैंसिल हो जाएगा। अब R1 या R डैश इस नीचे लिख लेते हैं, R अपॉन R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, L स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा, 4L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, R डैश इधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 4R। तो नया जो रेजिस्टेंस है, जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, पहले वाले रेजिस्टेंस के 4 टाइम्स आ जाएगा। और क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि भैया रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा अगर हम वायर को स्ट्रेच कर देते हैं और उसकी लेंथ को डबल कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो सिंपली रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटे, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको रब करते हैं और नया क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नेटवर्क PQRS shown in the circuit diagram has batteries of 4 volt and 5 volt and a negligible internal resistance. A milliampere of 20 ohm resistance is connected between P and R. Calculate the reading of in the ammeter. तो चलो पहले इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। आपको तो वहां पे डायग्राम शो हो रहा होगा, मैं भी बना लेता हूँ डायग्राम। तो हमारे पास ये डायग्राम गिवन है। ठीक है,
तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि भैया जो पी से आर तक का जो ब्रांच है या फिर जो ये यहाँ पे एम मीटर लगा हुआ है, इसके थ्रू कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो पहले तो मैं करंट का डायरेक्शन बना लेता हूँ। देखो बड़ा टर्मिनल है इधर, तो इससे करंट I1 आ रही है, इस वाले से I2 आ रही है, ये I1 और I2 इस पॉइंट पे जा रही है, मिल रही है, और यहाँ पे I1 प्लस I2 बन जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे किरचॉफ्स लॉज। क्या लगाएंगे बेटे? किरचॉफ्स लॉज। क्या लगाते हैं? किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ लगा रहे हैं। तो इसके लिए मैं लूप मान लेता हूं पहले, इन अ लूप एस पी आर एस। क्या है? एस पी आर एस, ये लूप है। ठीक है, इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव माना। किसको माना बेटे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, और उसके हिसाब से ही चलते चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से चलेंगे। एस से पी आई हम इस तरीके से आ रहे हैं, और इसमें करंट भी इसी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं करंट भी इसी डायरेक्शन में आ रही है। तो मैं बीच में एक इक्वल का साइन लगा लेता हूं, तो वोल्टेज क्या जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव हो गया। यहां तक पहुंच गए। अब यहां से हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब करंट भी हमारे फेवर में ही है। तो इस ब्रांच में I1 प्लस I2 करंट है, तो करंट ऑफ रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कितना जाएगा? 20 I1 प्लस I2। आर तक पहुंच गए। अब हम यहां से ऐसे आ रहे हैं, और ये देखो इसमें करंट I1 ऐसे ही आ रही थी ना, देखो I1, ये I1 आ रही है ऐसे, तो हम इस तरीके से जा रहे हैं, और करंट भी इसमें इसी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब हमारे फेवर में। तो 200 I1। ठीक है, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना जाएगा? 20 I1 प्लस 20 I2 प्लस 200 I1 इज इक्वल्स टू 5। तो ये कितना हो जाएगा? 220 I1 प्लस 20 I2 इज इक्वल्स टू 5। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कह दे रहे हैं। इसको हमने क्या कहा बेटे? इसको हमने क्या दिया? ये हमारी क्या बन गई है? फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। ठीक है, इसी तरीके से अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। चलो बना लेते हैं। अब दूसरा लूप यूज करेंगे हम। लूप है P Q R S। देखो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव माना हुआ है, तो नेमिंग भी मैं एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से ही रख रहा हूं। इन अ लूप क्या नाम बोला? P Q R और P। P Q R P, लूप भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका नाम भी हमने लिया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, और यहाँ पे लगाते हैं। तो इसको, इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, तो यहाँ पे भी बना लेते हैं इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मैं P से Q जा रहा हूँ। कहां से कहां जा रहा हूँ बेटे? P से Q जा रहा हूँ, और इससे जो करंट निकल रही है ऐसे, और मैं जा ऐसे रहा हूँ, तो जो इससे करंट निकल रही है मेरे माने हुए डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में निकल रही है ना। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे ये 4 वोल्ट था, ठीक है, इसका जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा माइनस में। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट निकाल रहा। ठीक है, यहां तक पहुंचे। अब यहां से मैं ऐसे जा रहा हूं, और इसमें करंट ऐसे आ रही है। कैसे पता कि ऐसे आ रही? तो देखो यहाँ पे करंट I2 आ रही थी, तो यही करंट I2 इस तरीके से आ रही होगी, इसमें ऐसे ऐसे I2 इस तरीके से ऐसे आ रही होगी इसमें। ठीक है, तो मैं तो इस तरीके से जा रहा हूं, और इसमें करंट ऐसे आ रही है इस तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -60 I2। यहां तक पहुंच गए। अब यहां से मैं ऐसे जा रहा हूं, और इसमें करंट ऐसे आ रही है। हम ऐसे जा रहे हैं और करंट ऐसे आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा? -20 I1 प्लस I2। ब्रैकेट खोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? -60 I2 -20। एक मिनट, पहले देखो यहाँ पे माइनस तो सभी में कॉमन है, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और काट देते हैं। तो 60 I2 प्लस 20 I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 4। ब्रैकेट खोलते हैं, तो 60 I2 प्लस 20 I1 प्लस 20 I2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये तो ये हो जाएगा 20 I1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 80 I2। ठीक है, इस पूरे को 4 से डिवाइड कर देता हूं मैं। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? 5 I1 प्लस 20 I2 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई।
ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन। मैंने इसको 4 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे देखो I2 के साथ जो टर्म पहले 80 था अभी 20 हो गया, यहाँ पे 20 था इसलिए। अदरवाइज आपने दो इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा ही होगा, उस तरीके से कर देना। ठीक है, तो मैंने तो क्या किया, इसमें से 4 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे तो हम डिवाइड कर सकते थे 5 से, लेके मैंने जरूरत नहीं मानी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था आगे कहीं ना कहीं पे इसका यूज हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो इसमें से इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 215I1। ये इससे ये घट जाएगा 5 से 1 गया तो कितना आया, 4। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4/215। I1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 4/215। ठीक है, अब I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, I2 की वैल्यू अब आप किसी भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो। तो मैं इक्वेशन 2 में रख लेता हूँ। इसमें रख रहा हूँ बेटे, इक्वेशन 2 में रख लेता हूँ। तो इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो इक्वेशन 2 ये है 5, I1 कितना है, 4/215 प्लस 20, I2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इसको घटाता हूं तो ये जाएगा 43। कितना हो जाएगा, 43। ठीक है, मतलब घटाता नहीं, सॉरी डिवाइड करता हूं तो 43 हो गया। ये साइड में चला जाएगा तो 20, I2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4/43। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 20, I2 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 39/43। इसको नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो I2 इज इक्वल्स टू 39/43 इंटू 20। ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू, ये आ गई है हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई I2 की वैल्यू। अब क्या करना है, अब हमें ये इसमें जो करंट थी ये फाइंड करनी है। तो इसमें देखो जो करंट है वो कितनी करंट है, दोनों का टोटल हो रहा है ना। ठीक है, तो मैं या तो इन्हें पॉइंट में निकाल लेता हूँ, I1 की वैल्यू भी पॉइंट में निकाल लेता हूँ और I2 की वैल्यू भी पॉइंट में निकाल लेता हूँ और डायरेक्टली सॉल्व कर लूंगा I1 प्लस I2 करके। ठीक है, तो I1 की वैल्यू को मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ इससे कैलकुलेटर से। तो कितना आ रहा है, 4/215। तो ये आ रहा है इसमें I1 की वैल्यू आ रही है बेटे 0.0186 एम्पियर। I2 की वैल्यू, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, 0.0453 एम्पियर आ रही है। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों का टोटल करते हैं तो जरा 0.0186 था प्लस 0.0 कितना आ रहा, 0.0639 एम्पियर। ठीक है, तो इतना एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तो करंट इसी में पूछा गया था, करंट किसमें पूछा गया था, करंट इन दोनों को टोटल किया तो टोटल करके कितना आ रहा है, 0 I की वैल्यू आ रही है 0.0639। ठीक है, तो जो ये बीच वाली जो ब्रांच है उसमें करंट कितनी बेटे, उसमें करंट इतनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे हटा देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a Wheatstone bridge experiment a student by mistake connects key in place of galvanometer and galvanometer in place of key. What will be the change in the deflection of the bridge? क्वेश्चन था कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट था। तो पहले व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे बनता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये हमने इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है बेटे, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे की लगी हुई है। ठीक है, की लगी हुई है इस तरीके से। ठीक है, और ये बैलेंस, ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम बनाते कब हैं, जब भैया ये P/Q इज इक्वल्स टू R/S होता है। क्या होता है, P/Q
इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस होता है, तब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। ठीक है, अब क्या रहे हैं कि इस गैल्वेनोमीटर की जगह इसने बच्चे ने ये की लगा दी। क्या लगा दी है? ये की थी, अब ये की यहां से हटा के यहां लगा दिया, ये यहां लगा दिया की, और गैल्वेनोमीटर यहां लगा दिया। तो क्या असर पड़ेगा? देखो, पहले जब हमने गैल्वेनोमीटर यहां लगाया हुआ था, तो ये क्या बन रहा था? ये बन रहा था बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसा बन रहा था? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा था। क्या बन रहा था? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। क्या होता है बेटे? इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। अब मैं इसको ऑन रखूं या ऑन करूं या ऑफ करूं तो इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो इसको गलत कनेक्ट करने से तब भी इस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो की चाहे ऑन हो ऑफ हो तब भी इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा अगर ये कैसा है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों है? क्योंकि भैया जब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ था तो उस टाइम पे भी यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि बैलेंस्ड होता था, तो ये बीच वाली ब्रांच से कोई करंट जाता ही नहीं था। तो जब उस टाइम पे नहीं जाता तो इस टाइम पे भी नहीं जाएगा, इस टाइम पे जाएगा नहीं, तो इसका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब हमने इसे यहाँ पे कनेक्ट किया तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? इट विल शो कांस्टेंट रीडिंग। क्या शो करेगा? ये कांस्टेंट डिफ्लेक्शन शो करेगा, जो भी जितना भी करंट होगा उसके हिसाब से, मतलब इसमें वेरी नहीं करेगा इसका। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे हमने की लगाया तो की का इस पे पूरे नेटवर्क पे कोई भी असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये बन रखा है बेटे हमारे पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्टेन ओम्स लॉ फॉर द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब ओम्स लॉ निकालना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टर्म्स में। ठीक है, देखो हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पता है कि करंट इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी होता है। यही होता है ना? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन यही होता है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख सकता हूँ ई टॉ अपॉन एम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं ये रख सकता हूँ, हाँ जी रख सकते हैं, तो रख देते हैं। तो I इज इक्वल्स टू एन ई ए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रखा हमने? ई टॉ अपॉन एम। तो I इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए ई टॉ बाई एम। ये हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये अगर मैं ए को नीचे भेज दूं, इसके नीचे, इस ए को इसके नीचे भेज देता हूं, तो आई अब आई ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम। ये बचेगा ऐसे। ठीक है, और तो नहीं बचा ना कुछ? यही है। ठीक है, ये जो है ये है करंट डेंसिटी। ये क्या है बेटे? करंट डेंसिटी। क्या है ये? करंट डेंसिटी है। क्या ये? करंट डेंसिटी। तो हम इसको क्या लिख देते हैं? करंट डेंसिटी लिख देते हैं, और ये होता है आपका जे। अच्छा, ये एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम, ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसको मैं एक नया नाम दे देता हूं। क्या नाम देता हूं? मैं इसको नाम दे देता हूं बेटे सिग्मा, जो कि कहलाता है कंडक्टिविटी। क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी। तो जे इज इक्वल्स टू सिग्मा टी। ठीक है, तो ये कुछ और नहीं, ये ओम्स लॉ है बेटे वेक्टर फॉर्म में। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या है? वेक्टर फॉर्म। क्यों है वेक्टर फॉर्म में? क्योंकि करंट डेंसिटी वेक्टर फॉर्म होती है, वेक्टर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होता है। अब देखो यहाँ पे हमें पूछा था ओम्स लॉ को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हिसाब से लिखना था। तो देखो ये ओम्स लॉ ही है। क्यों है ओम्स लॉ? आपने पढ़ा था कि V इज इक्वल्स टू आई आर, ऐसे तो पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो V है इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे V को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो I होता था करंट, I को कौन रिप्रेजेंट करता था? I को यहाँ पे करंट डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रही है।
जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता था, रेजिस्टेंस को यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रही है, ये कुछ और नहीं, ये क्या है बेटे, कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या है ये, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में भी है, और ओम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टर्म्स में भी है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिलिंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक सिलिंड्रिकल वायर है, उसको स्ट्रेच किया गया, पहले उसका लेंथ L था, उसको स्ट्रेच किया गया, इतना ऐसे इस तरीके से स्ट्रेच किया गया कि उसकी लेंथ 10% इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, उसकी लेंथ 10% इंक्रीज हो गई। तो अगर पहले लेंथ L थी, तो नया लेंथ कितना हो जाएगा, नया लेंथ क्या हो जाएगा, 10% इंक्रीज करना, क्या करना, 10%। तो इसका 10% इंक्रीज करेंगे तो L प्लस 10% ऑफ L, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 1.1 ऑफ L। तो नया जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा, 1.1 ऑफ L आएगा। अब पूछा क्या गया है, इसमें पूछ रहे हैं बेटे कि कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस कितना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, अगर लेंथ 10% बढ़ा है तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनो, इससे पीछे वाले कुछ क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था L स्क्वायर के, ऐसे बनाया था ना कि R इज इक्वल टू रो V L स्क्वायर, ऐसे कुछ आया था। ठीक है, तो इस टर्म को मैं K लिख देता हूं, इस टर्म को क्या लिख देता हूं मैं, K। तो R इज इक्वल टू K L स्क्वायर, ये पहला रेजिस्टेंस था। बाद का रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस हो जाएगा K 1.1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो R1 इज इक्वल्स टू, ये क्यों हो गया, ये K क्या है, रो बाई V कांस्टेंट था। क्यों, क्योंकि जब आप उसे स्ट्रेच करोगे लेंथ बढ़ेगा, एरिया घटेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। इससे कुछ इसी वीडियो में पीछे के कुछ क्वेश्चंस में ये समझाया हुआ है कि मैंने क्या किया, लेंथ से मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे। ठीक है, तो वहां से हमें R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला था L स्क्वायर के, तो मैंने ये इस पूरे टर्म को कांस्टेंट था तो इसको K लिख दिया। ठीक है, तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इंटू 10। इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1.21 K L स्क्वायर। तो पहले रेजिस्टेंस कितना था, इतना, अभी रेजिस्टेंस कितना हो चुका है, इतना। अब क्या पूछा गया, परसेंटेज चेंज। क्या पूछा गया, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज क्या बताता है, परसेंटेज बताता है कि चेंज कितने का आ रहा है। क्या बताता है बेटे, कि चेंज कितने का आ रहा है अपॉन ओरिजिनल कितना था इंटू 100। तो पहले ये चेंज का मतलब, इसका मतलब हो गया R2 मतलब R डैश या R1 माइनस R अपॉन R। ओरिजिनल कितना था, चेंज कितना आया इंटू 100। बात समझ रहे हो, क्या था कि ओरिजिनल कितना था, ये है, ऊपर क्या लिखा है कि चेंज कितने का आ रखा है इंटू 100, ये परसेंटेज बता रहा। ठीक है, तो R डैश की वैल्यू कितनी होगी, 1.21 K L स्क्वायर माइनस K L स्क्वायर अपॉन K L स्क्वायर इंटू 100। आपको दिख रहा होगा कि K L स्क्वायर सभी में कॉमन है, तो पहले K L स्क्वायर को सबसे कॉमन निकाल लेते हैं। ऊपर क्या जाएगा, 1.21 माइनस 1 अपॉन K L स्क्वायर इंटू 100। K L स्क्वायर सभी में कॉमन था तो इनसे हमने काट दिया, तो बचा क्या, कितना आया, परसेंटेज चेंज कितना आया, 0.21 इंटू 100। क्योंकि इसमें से ऐसे घटाओगे तो भैया कितना आएगा, 0.21 ही तो आएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 21%। ठीक है, अगर आपने लेंथ को 10 मतलब स्ट्रेच करके 10% बढ़ाया, क्या बढ़ाया, 10% बढ़ाया, तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा 21% बढ़ जाएगा। ठीक है बेटे, और इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि रेजिस्टेंस कितना परसेंटेज बढ़ जा रहा है अगर हम लेंथ को अगर हम 10% बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों, नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।